हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव किसको कहा जाता है। इस समय अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में है और इसी समय नहीं, अक्सर जो है भारत की राजनीति में अविश्वास प्रस्ताव आप चर्चा में देखते ही होंगे। तो आइए अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कुछ बेसिक जानकारी हम सभी लोगों को होनी चाहिए, तो उसको देखते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव, इसका प्रावधान कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि ये एक नियम है। हम समझेंगे कि ये नियम कैसे बना और क्या है। अविश्वास प्रस्ताव को समझने से पहले हमको देखना होगा कि भारत में सरकार कैसे बनती है, क्या होती है सरकार और कैसा सिस्टम है भारत में। तो भारत में जो सरकार का सिस्टम है वो है संसदीय प्रणाली। इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, यानी कि जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो प्रणाली है वही हमारे वहाँ भी प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, वैसे तो इस पे एक बड़ी डिटेल में क्लास है हमारी, आप उसको देखिएगा, पूरी तरीके से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें ज़रूरी तौर से जानें। संसदीय प्रणाली में एक तो चीज़ होती है कि बहुमत दल की सरकार होती है। जैसे कि भारत में भी आप देखते हो कि जब इलेक्शन होता है तो कई दल यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, और जिस दल के पास में बहुमत होता है, यानी सबसे ज़्यादा सांसदों की संख्या होती है, वही दल जो है सरकार बनाता है, शासन करता है। तो बहुमत दल की सरकार होती है। संविधान में सरकार का उत्तरदायित्व भी सेट किया गया है। देखिए, कार्यपालिका जो होती है, जो संसदीय प्रणाली होती है, उसमें जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो, अध्यक्षात्मक मॉडल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। तो भारत में क्या व्यवस्था है, भारत में आर्टिकल 75 जो है संविधान का, उसमें कई बातें हैं। एक बात तो उसमें यह है कि जो भी मंत्रिपरिषद होंगे, यानी जो मंत्रीगण होंगे, वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति मंत्री से खुश है तब तक वो राष्ट्रपति उसको मंत्री रख सकता है, और जब वो चाहे उसे मंत्री पद से हटा सकता है। यानी ये राष्ट्रपति की खुशी पर है, यानी उन्हीं के प्रसाद पर्यंत वो रहते हैं। लेकिन आर्टिकल 75 के क्लास 3 में एक और प्रावधान ये भी किया गया है साथ में, कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है, देखिए सरकार कैसे बनती है, जब इलेक्शंस होते हैं तो राष्ट्रपति जो है बुलाता है, जो भी दल सबसे ज़्यादा सदस्य जिसके जीत के आए होते हैं, यानी बहुमत में है या बहुमत सिद्ध साबित करने के करीब है, तो उसको आमंत्रित करता है राष्ट्रपति कि आप अपना बहुमत साबित करिए और सरकार बनाइए। तो वो अपना बहुमत साबित करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर के आधे से ज़्यादा सांसद हमारे पास है, तो हम सरकार बनाएंगे। अगर वो बहुमत साबित कर देते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। फिर उसमें जो बहुमत दल का जो मुख्य नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री अन्य डिसाइड करता है अन्य लोगों को कि कौन कौन हमारे मंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है, और अन्य मंत्री जो हैं वो भी, सब मिला के मंत्रिपरिषद बनती है, और हर एक मंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से सरकार का गठन हो जाता है। अब ये जो मंत्रिपरिषद बनी है जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये राज्यसभा से इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी ये जवाब किसको देंगे, लोकसभा को देंगे। लोकसभा को क्यों देंगे, भारत में जो सरकार बनाने का जो तरीका है उसमें जनता जो है वो डायरेक्ट वोट करती है। डायरेक्ट वोट किसको करती है, लोकसभा। यानी लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको जनता सीधे अपने वोट के द्वारा चुनती है। यानी कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने गए हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये सरकार बनाई जा रही है। वही तो बहुमत साबित करके एक सरकार का गठन कर रहे हैं। तो वो जवाबदेह भी किसके प्रति होंगे, लोकसभा के प्रति ही होंगे। इसका मतलब होता है कि जनता के प्रति वो जवाबदेह हैं, क्योंकि जनता ने ही चुन के उनको भेजा है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है उत्तरदायित्व के मामले में। तो एक बहुमत सरकार बन गई जिसका मंत्रिपरिषद बन गया, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और सरकार तभी तक रहेगी जब तक बहुमत रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री
या सरकार के कोई कार्यकाल नहीं निश्चित होता है। जब तक सरकार बनाने वाले दल के पास में बहुमत है तब तक उसकी सरकार है, और जिस दिन उसका बहुमत नहीं रहेगा उस दिन उसकी सरकार नहीं रहेगी। यही पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव को लाने का। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है, तो ये कहाँ से आया? उसके लिए आपको एक आर्टिकल 118 जानना पड़ेगा। आर्टिकल 118 कहता है कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा अपनी कार्रवाई संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। देखिए, लोकसभा को भी पावर है और राज्यसभा को भी पावर है कि अपना जो कार्य संचालन है, जो कार्यवाही वो करते हैं, उसके लिए वो नियम निर्धारित कर सकते हैं, उसकी नियमावली बना सकते हैं। तो बनाया है, राज्यसभा ने अपनी अलग नियमावली बनाई है, लोकसभा ने अपनी अलग नियमावली बनाई है। तो उस नियमावली के अंतर्गत एक नियम है 198 लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली। ये नियमावली का नाम है, ये लोकसभा की है। हम राज्यसभा की बात नहीं करेंगे, उसकी नियमावली अलग है। यहाँ हम अविश्वास प्रस्ताव को जानना चाह रहे हैं। तो जो लोकसभा की नियमावली है, शॉर्टकट में आप कहेंगे, उसका एक नियम है नियम 198। उसमें अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया गया है। उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है और कैसे लाया जा सकता है और इसके परिणाम क्या होंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि विश्वास नहीं है। किसमें विश्वास नहीं है? सरकार में विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? देखिए, जब सरकार बनी थी तो उसमें विश्वास था, यानी बहुमत था। सरकार तो तभी बनी थी जब आधे से ज़्यादा सदस्य सरकार में विश्वास जाहिर किए, यानी हम आपके साथ हैं। बहुमत बना, सरकार बन गई। और जिस दिन ये विश्वास ना रहे, यानी अविश्वास हो जाए, उस दिन सरकार गिर जाएगी। उस दिन सरकार के सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि विपक्षी दल का कोई नेता या कोई सांसद जो है वो ये प्रस्ताव रखता है कि सरकार में हमें विश्वास नहीं है, मंत्रिपरिषद में हमें विश्वास नहीं है। देखिए, ये वन लाइनर प्रस्ताव होता है, यानी सिर्फ इसमें कोई कारण बताना ज़रूरी नहीं है कि हमको क्यों विश्वास नहीं है। बस सिर्फ इतना कहना होता है कि सदन जो है, सदन को अब मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं है। एक लाइन का ये प्रस्ताव होता है। तो कैसे होता है ये देखिए। अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। कहाँ है? लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 में इसका जिक्र है। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, इसके तो आधार हो गए ना। इसका एक आधार तो राजनीतिक हो गया कि जिस प्रकार से सरकार बनी थी उसी प्रकार से सरकार को गिराया भी जा सकता है, यानी बहुमत साबित करके सरकार बनी थी और जिस दिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगी उसी तरह सरकार गिर जाएगी। तो ये तो एक राजनीतिक तरीका हो गया, यानी राजनीतिक एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक विधिक पॉइंट, संवैधानिक पॉइंट भी है। संवैधानिक पॉइंट आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा को उत्तर देना पड़ेगा, यानी लोकसभा जिस दिन चाहेगी तो मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन पुटअप कर सकती है, तो वो उसे जवाब देना होगा, उत्तरदायी है उसके प्रति। लोकसभा जब तक चाहेगी तब तक आप मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, यानी सरकार है। और जिस दिन लोकसभा नहीं चाहेगी, लोकसभा के चाहने का मतलब ये है कि लोकसभा के आधे से ज़्यादा मेंबर आपके पक्ष में होना चाहिए। जिस दिन आप गलत करेंगे, कुछ भी देश के हित में नहीं होगा या कुछ भी ऐसा काम कर रहे होंगे और लोकसभा के मेंबर्स को लगेगा कि सरकार गलत कार्य कर रही है या सरकार जैसा करना चाहिए नहीं कर रही, उस दिन वो आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। यही मतलब है उत्तरदायित्व का। तो लोकसभा जिस दिन चाहेगी उस दिन आपसे समर्थन वापस ले सकती है, यानी सदस्य आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव का ये हो गया संवैधानिक आधार एक है, और एक हमने विधिक आधार यहाँ पे लिखा। देखिए, एक नियम है, लोकसभा की नियमावली में एक नियम है जहाँ से पॉइंट निकल करके आता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो कब लाया जाता है? कब लाया जाता है? तो जिस दिन संसद का सत्र शुरू होता है उसके बाद, ये 15 दिन के बाद, यानी जिस दिन विश्वास हासिल होता है सरकार को, उसके 15 दिन के बाद ही आप योग्य हो जाते हैं कि आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यानी सरकार बनी, 15 दिन चली, आपको लगता है कि सरकार के साथ में बहुमत नहीं है, तो विपक्ष के दल के क्या कहते हैं कि हमको लगता है कि सदन का बहुमत इनके साथ नहीं है, यानी यही हम अविश्वास जाहिर करते हैं। तो ये साबित करना पड़ेगा। अगर साबित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, यानी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये नियम हो गया। तो कैसे लाएंगे इसको? लोकसभा में ही लाया जाता है।
क्योंकि लोकसभा ने ही सरकार बनाई तो लोकसभा में ही इसको लाया जाएगा। विपक्षी दल के नेता लेकर के आते जाहिर तौर से कि सरकार का कोई सांसद क्यों कहेगा कि हम सरकार में विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ला नहीं सकते। तो लोकसभा में लाया जाता है, विपक्षी दल के जो सदस्य होते हैं वो लेकर के आते हैं और इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। देखिए प्रक्रिया कैसे होती है, पहले ये देखिए लाया कैसे जाता है। जब भी किसी सदन के नेता को लगता है कि सरकार में हमको लगता है बहुमत नहीं है, तो उसको सिर्फ क्या करना होता है, उसको एक प्रस्ताव लाना होता है और उसमें 50 सांसदों की पूर्व अनुमति लेनी होती है। देखिए ये कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं है, ये सरकार को गिराने का प्रस्ताव है। तो इसमें अकेले आप खड़े होकर के बिना वजह का काम नहीं कर सकते हैं और बार बार इसको ला भी नहीं सकते हैं। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए तो उसके 6 महीने बाद तक अब दोबारा ये नहीं लाया जा सकता, कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। यानी एक बार सरकार ने अगर विश्वास हासिल कर लिया तो उसको 6 महीने काम करने का मौका तो मिलना ही चाहिए। दोबारा फिर 6 महीने के बाद आप फिर से कह सकते हो कि मुझे विश्वास नहीं है। तो प्रस्ताव लाने के लिए पहले ही 50 सांसद हस्ताक्षर करें, यानी राजी हों आपके साथ कि हाँ हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है। और इसकी सूचना आपको देखिए संसद 11 बजे शुरू होती है कार्रवाई, तो 10 बजे से पहले ही आपको महासचिव को ये अपना सूचना दे देनी होगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे सदन में। तो 10 बजे से पहले आपने सूचना दे दी तो वो प्राप्त हो गई। अगर आपको अनुमति मिल जाती है यानी वो स्वीकृत हो जाता है कि आप रखिए, तो फिर जो है जो भी सदस्य जिसके नाम से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो स्पीकर महोदय, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो होता है वो उस सदस्य को खड़े होकर के अपना प्रस्ताव पढ़ने के लिए कहते हैं कि आप फला सदस्य आपका जो ये प्रस्ताव है वो पढ़िए आप। तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना होता ही नहीं है, एक लाइन का छोटा सा प्रस्ताव होता है कि सदन को मंत्रिपरिषद में विश्वास मत हासिल नहीं है, यानी ऐसे ही होता है, शब्द बिल्कुल यही नहीं होते, लेकिन बस एक लाइन में लिखा होता है। कारण लिखा भी जा सकता है, ये भी वो लिख सकते हैं कि फला कोई कारण है बहुत बड़ा, या नहीं भी लिखा जा सकता है, कारण बताना जरूरी नहीं है। अगर कारण लिखा भी गया है तो भी वो अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा नहीं माना जाता है, यानी उस कारण को अलग मान के चलते हैं। सिर्फ इतना माना जाता है कि विश्वास मत आपको साबित करना है। अगर फिर स्पीकर जो है वो देखता है कि 50 सांसद के साथ आपके समर्थन है कि नहीं है, तो वो खड़े होने को कह सकता है कि कौन से 50 सदस्य हैं भाई, या कौन कौन लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। ये अभी पारित होने की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ स्वीकार करने की बात हो रही कि सदन में ये प्रस्ताव पे चर्चा की जाए या न की जाए, प्रस्ताव लिया जाए कि न लिया जाए, यानी स्वीकार किया जाए। तो इसमें अध्यक्ष को फुल पावर नहीं है। देखिए बहुत सारे प्रस्ताव को अध्यक्ष एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष के साथ साथ देखिए 50 सांसदों की भी सहमति है, और अगर 50 सांसद सहमत हैं तो अध्यक्ष स्वीकार करता है उसको। तो 50 हाथ खड़ा करके या खड़े होकर के अपनी सहमति जता देते हैं, वो हस्ताक्षर तो होते ही हैं उनके, तो वो प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत हो जाता है। अब स्वीकृत होने का मतलब ये नहीं है कि अभी सरकार गिर गई, अभी सिर्फ उस प्रस्ताव को सदन में लोकसभा में ले लिया गया है कि उस पर चर्चा की जाएगी। तो कब की जाएगी, ये अगर स्वीकृत हो जाता है तो 10 दिन के अंदर इसके लिए स्पीकर को ये पावर है कि वो कौन सी डेट डिसाइड करता है। वो सरकार से मंत्रणा करके या जैसा सुलभ हो सही उचित समय 10 दिन के अंदर उस पर एक दिन डिसाइड करता है कि जिस दिन चर्चा की जाएगी। और उसमें जो दल होते हैं उन दलों की जितनी जिसकी संख्या होती है उसके हिसाब से उनको टाइम का आवंटन कर दिया जाता है कि आप इतनी देर अपना पक्ष रखेंगे, बहस करेंगे, और फिर दल डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पक्ष से कौन कौन नेता बोलेगा, भाषण देगा। तो वो अपना उनका मामला है, तो वो अपने तरफ से जिसको भी चाहे खड़ा कर सकते हैं बोलने के लिए। तो उसी दिन उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, सब लोग अपना अपना मत रखते हैं, पक्ष के विपक्ष के, और प्रधानमंत्री भी अपना पक्ष रखते हैं, भाषण देते हैं। तो जब चर्चा हो जाती है उसके बाद उस पर मतदान कराया जाता है। मौखिक हो सकता है और लिखित भी, मौखिक होता है उसके बाद लिखित भी होता है, बटन दबा करके अपना मत दिया जाता है। तो इसमें जो दल होते हैं वो व्हिप भी जारी कर सकते हैं। व्हिप का मतलब है आदेश, एक प्रकार से होता है अपने दल के नेताओं के लिए कि आप किधर वोटिंग करेंगे। तो दल बदल कानून के तहत अब जो है अगर व्हिप के खिलाफ़ आप वोट करते हैं तो आपकी सदस्यता भी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है जिस पार्टी का जो नेता है, पार्टी जिधर जा रही है नेता भी उधर ही वोट करते हैं, तो सभी लोग वोट करते हैं।
और यदि इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आधे से ज़्यादा वोट पड़ जाएं, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर सरकार के पास बहुमत होता, यानी 273 या उससे ज़्यादा अगर नेता उसके पक्ष में, सांसद उसके पक्ष में होते, तो ये प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा, क्योंकि वो इसके खिलाफ वोट डालेंगे। तो अगर इसके पक्ष में वोट पड़ रहा है आधे से ज़्यादा, एक भी वोट अगर ज़्यादा पड़ गया, तो इसका मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो गया। और अगर ये पारित हो जाता है तो अब सरकार को कोई भी उसकी सफाई नहीं सुनी जाएगी, मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा, विद प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो इस्तीफ़ा देते हैं वो और सरकार गिर जाती है। अब यहाँ पर एक भ्रम यह है कि क्या सरकार, अब देखिए ये भी है पॉइंट कि एक बार प्रस्ताव लाने के बाद दोबारा 6 माह तक नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बार बार आप यही करते रहोगे तो काम कब होगा। तो अगर एक बार वो नहीं पास हो पाता है तो दोबारा आप नहीं ला सकते हैं। चलिए, सरकार गिर गई, सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया, यानी सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया का मतलब है मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या वो मंत्री अब सांसद नहीं रह जाते हैं या लोकसभा भंग हो जाती है, दोबारा चुनाव ही होते हैं? ऐसा नहीं है। सरकार गिर जाती है लेकिन सभी सांसद अपने पदों पे रहते हैं, यानी वो नॉर्मल सांसद की तरह सब हो जाते हैं। तो अब राष्ट्रपति जो है वो दूसरी सरकार गठित करने की प्रक्रिया करा सकता है, यानी कि अब कोई बहुमत साबित करके विपक्ष का वो अपनी सरकार बना ले, वैकल्पिक सरकार, यानी जो कार्यकाल बचा है लोकसभा का उसमें नई सरकार का गठन हो जाए। या फिर राष्ट्रपति अगर चुनाव नज़दीक ही थे तो वो एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था कर सकता है, उसी को कह सकता है कुछ दिन के लिए काम करने के लिए और चुनाव करवा सकता है। या फिर वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है कि लोकसभा ख़त्म की जाती है और नए चुनाव कराया जाए, नई लोकसभा का गठन किया जाए। वो सब राष्ट्रपति के आगे पावर्स है, तो यानी आगे की प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। देखिए, सरकार गिर जाती है तो यहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपने मोटी मोटी कितनी बातें जानी। सबसे पहली बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अपना बहुमत साबित करे। तो साबित करने का मतलब यही होता है इस प्रस्ताव पे वोटिंग कर लीजिए, अगर इसके पक्ष में वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं तो इसका मतलब बहुमत नहीं है, यानी कि ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। अब तक देखिए कब कब किया गया है ऐसा, तो अब तक जो है अगर ये वर्तमान वाला अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया है उसको मिला लें तो 28 बार हो जाएगा। अब तक 27 बार तो हो चुका है और ये 28वां जो है स्वीकृत कर लिया गया है लोकसभा में। अब इस पर चर्चा और वोटिंग होना बाकी है। तो सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में लाया गया था। 1952 में ये नियम बनाया गया था पहली बार, अविश्वास प्रस्ताव वाला नियम 198। तब उस समय 50 सांसदों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कम सांसदों की ज़रूरत पड़ती थी। आई थिंक 20 सांसद की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब 20 में कंफर्म नहीं हूँ, 20 या 30 हो सकता है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन कम सांसदों की ज़रूरत पड़ती थी, बाद में इसको 50 कर दिया गया है। तो सबसे पहले 1952 में नियम बना, लेकिन इसको लाया नहीं गया किसी के खिलाफ। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ 1963 में लाया गया था, जब 62 में चीन का युद्ध हुआ उसी समय, उसके बाद में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव बहुत जल्दी पारित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी बहुमत होता है तो सब इसके खिलाफ ही वोटिंग करते हैं उनके जो मेंबर हैं। लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, अगर बिल्कुल निकटता का मामला है, यानी 2 ही 3 सदस्य आपके पास ज़्यादा हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सदस्य नाखुश हों और आपके खिलाफ चले जाएं। तो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा बार लाया गया है वो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाया गया है। अब तक 15 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री सरकार के खिलाफ 3 बार, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ 3 बार, मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 बार लाया गया था। और यही एक अकेले ऐसी सरकार थी जिनमें एक बार जो है इस अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिर गई थी। यानी मोरारजी देसाई, जिसमें चर्चा हो रही थी, मतदान नहीं हो पाया था, उसी समय इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था मंत्रिपरिषद के साथ में, यानी वजह अविश्वास प्रस्ताव ही थी। तो अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एक ही बार सरकार गिरी है, मोरारजी देसाई की सरकार। बाकी अविश्वास प्रस्ताव कभी पारित नहीं हो पाया और इसकी वजह से कभी सरकार नहीं गिरी है। हाँ, विश्वास प्रस्ताव की वजह से 3 बार सरकारें नहीं बन पाई, गिरी हैं, तो वो अलग है।
विश्वास प्रस्ताव भी इसी के जस्ट उल्टा होता है। और विश्वास प्रस्ताव जो होता है यानी कॉन्फिडेंस मोशन है, वो सरकार ही लेकर के आती है, सरकार का सदस्य लेके आता है अपना बहुमत साबित करने के लिए। तो 3 बार इतिहास में ऐसा भी हुआ है जब सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई तो वो सरकार गिर गई। तो वो अविश्वास नहीं है, विश्वास प्रस्ताव की बात है। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी सरकार के खिलाफ एक बार लाया गया है और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 2018 में एक बार लाया गया था और 2023 में दूसरी बार लाया जा रहा है। तो इस प्रकार टोटल 28 बार हो जाएगा, अब 27 बार लाया गया था। तो ये तो इसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो ये है आपका अविश्वास प्रस्ताव। तो आशा है अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड अगर कोई शंका आपके मन में है तो वो दूर हो गई होगी। हाँ, विश्वास प्रस्ताव जस्ट इसके विपरीत होता है। विश्वास प्रस्ताव सरकार का सदस्य ले करके आता है, मंत्री या कोई अन्य सांसद जो सरकार में है वो ले करके आते हैं या प्रधानमंत्री ले करके आता है। तो वो साबित करने के लिए होता है कि हमारा बहुमत है, और उसमें भी यदि वो साबित कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो तब भी सरकार नहीं बनती है। तो ये संसदीय प्रणाली जो है उसमें बहुमत दल की सरकार होती है और बहुमत जब तक रहता है तभी तक सरकार रहती है, इसीलिए इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल है, लेकिन सरकार का और प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित है। जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, जब बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।